से बीजेपी ने यहाँ पे एक अच्छी मार्जिन के साथ इलेक्शन जीते, स्टेट इलेक्शन जीते, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर निकल के आ रहा है बाजार के लिए। आरएसआई एक इंडिकेटर है, स्टॉकेस्टिक एक इंडिकेटर है, एमएसीडी है, मूविंग एवरेजेस है। इसके साथ साथ स्टॉक के कुछ पैटर्न्स होते हैं टेक्निकली। बुल्स जो है मार्केट को गिरने नहीं दे रहे, वहां पे एफआई जो है मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे। उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें। क्योंकि होता क्या है, हम लोग जो शेयर भाग रहे होते हैं उनको पकड़ते हैं और जैसे ही हम पकड़ते हैं वही उसका टॉप बन जाता है। तो कोविड के चलते हम लोगों ने देखा था मार्केट में एक ड्रास्टिक फॉल देखने को मिला था, और इनफैक्ट जब जब मार्केट सुबह खुलता था एक नेगेटिव प्रेशर के साथ नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिलती थी। कि मैं अपने टेक्निकल स्टडीज या टेक्निकल रिसर्च उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर करता हूं जो कि फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है। एफआई का जो डेटा आ रहा है वो ओवरऑल सेल का ही आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी 24,000 के लेवल पे टिका हुआ है। ऐसा क्यों है? आपका सवाल है कि 24,000 के ऊपर अभी भी हम लोग टिके हुए हैं। क्या ब्रेंट क्रूड का प्राइस नीचे आएगा, और अगर नीचे आता है तो कितना है? अगर मैं बीते कई सालों पहले की बात करूं तो 2010 में जब क्राइसिस आया था तो उस समय क्रूड ऑयल प्राइसेस $150 तक गए थे। सर आप टोटल टेक्निकल पे फोकस करते हैं, फंडामेंटल को साइड रखते हैं? बिल्कुल सर। नहीं नहीं, देखिए जितेंद्र जी, जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तेजी की मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, जी। मंदी मार्केट के लिए अलग होती हैं, और जब मार्केट एक कंसोलिडेशन या साइडवेज के थ्रू निकलता है। जैसे मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, आप बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद ट्रेडर को क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए सर? देखिए यहाँ पे अप्रोच हमारी दो तरीके से रहती है। कभी भी मार्केट, मार्केट में बड़े मूव कैसे कैप्चर करें सर? देखिए बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए आप बहुत हेल्प करेगा तो जी। क्या मार्केट ओपन होते से ही हमें ट्रेड करना चाहिए या कुछ समय तक हमें वेट करना चाहिए सर? नहीं, देखिए मार्केट में तीन तरीके की सेंटिमेंट्स होते हैं। पहला आधा घंटा और आखिरी। कि एक कैंडल ऊपर गई, दूसरी नीचे आई और वहीं पे मतलब वो चालू हो जाता है वो। जितेंद्र जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फोमो ट्रेडिंग। इसमें उसको ये लगता है कि सारी दुनिया ने कमा लिया, मैं पीछे कैसे रह तो गया। ढाई के बाद फिर सर ट्रेड अवॉइड करना है या? अगर उठाई के बाद क्या होगा, एक्सपायरी वाले दिन खासकर मैं आपको बता दूं जितेंद्र जी, आपके व्यूअर्स को। कि एक आप अपने साइड से टिप दीजिए कि लोग आ रहे हैं, ट्रेडिंग चालू तो कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर। देखिए मेरी टिप यही रहेगी, मेरा ये मानना है जो पिछले 15-20 साल में मैंने स्टॉक मार्केट से सीखा है। नमस्कार दोस्तों, ट्रेंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट सेशंस में हमने इनवाइट किया है एसएमसी ग्लोबल के इक्विटी रिसर्च हेड मिस्टर क्षितिज गांधी जी को। यहाँ पे अगर हम क्षितिज गांधी जी की बात करें तो स्टॉक मार्केट का 20 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, स्टॉक मार्केट डीप अंडरस्टैंडिंग है। आज के इस स्पेशल सेशन में हम उनसे जानेंगे मार्केट का करंट आउटलुक, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, और उसके साथ ही हम जानेंगे सक्सेसफुल ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट सीक्रेट, जिसके माध्यम से हम मार्केट में कंटिन्यू अपने ट्रेडिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह जो सेशन है यह काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो बिना देरी किए हुए हम यहाँ पे सर को आमंत्रित करेंगे। सर आपने आज हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज मैं यही जानना चाहूंगा कि अभी प्रेजेंट में जो मार्केट स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी आप देखें कि निफ्टी ने लगभग 22,200 का बॉटम बनाया, अब 24,000 के रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो इस रेंज में क्या लगता है सर, अभी करंट मार्केट सिचुएशंस के बारे में सबसे पहले तो आप बताएं सर। देखिए जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही यहाँ पे दर्शाया। 22,000 के लगभग यहाँ पे हम लोगों ने लोस बनते देखे थे निफ्टी में। और करंटली अगर बात करें तो पिछले बीते कई हफ्तों से अगर मैं बात करूं, पिछले एक महीने से इनफैक्ट मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज के दिखाई दे रहा है। लेवल वाइज बात करें तो नीचे 23,800 का एक लेवल है या 24,000 का एक लेवल है जो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है निफ्टी के लिए। और ऊपरी स्तरों की बात करें तो 24,400 से 24,700 की जो रेंज है ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम कर रही है। तो यानी कि मोटा मोटा बात करें तो अभी 1,000 पॉइंट की एक बड़ी रेंज बना रखी है निफ्टी में, जिसमें हम लोग बात करते हैं टेक्निकली कि कोई भी डायरेक्शनल व्यू नहीं बन के आ रहा है। देखिए काफी फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ कंसोलिडेशन होता दिखाई दे रहा है। ग्लोबल अगर फैक्टर्स की बात करें तो यूएस और ईरान के बीच जिस तरीके की अभी सीज फायर को लेकर नेगोशिएशन चल रही है, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर निकल के आ रहे हैं। दूसरी तरफ पॉजिटिव फैक्टर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे एक अच्छी मार्जिन के साथ इलेक्शन जीते, स्टेट इलेक्शन जीते, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर निकल के आ रहा है बाजार के लिए। बट अगर नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो कंटिन्यू एफआईज की तरफ से अभी भी सेलिंग का दौर कंटिन्यू होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट एक बड़ा मूव लेने से कहीं ना कहीं झिझक रहा है। तो ऐसी लेकिन कंसोलिडेशन में क्या किया सर जाए? यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा सर। मार्च में भी इतनी बड़ी सेलिंग आई, अप्रैल में भी सेलिंग आई, और अभी भी एफआई का जो डेटा आ रहा है वो ओवरऑल सेल का ही आ रहा है, लेकिन जी। उसके बावजूद भी निफ्टी 24,000 के लेवल पे टिका हुआ है। ऐसा क्यों है सर? देखिए मैं अभी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले कई महीनों से इनफैक्ट एफआई जो है कंटिन्यू सेल मोड में बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनका अगर बात करें तो कॉन्फिडेंस लूज होता दिखाई दे रहा है ग्लोबल फैक्टर्स के चलते। काफी पहले हम लोगों ने देखा था ट्रेड वॉर के चलते यहाँ पे एक मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता दिखाई दिया था। उसके बाद फिर ईरान और यूएस की तरफ से जो ग्लोबल टेंशन आई, क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस, रुपए का निचला स्तर यहाँ पे टेस्ट होते हुए हमने देखा। तो कहीं ना कहीं फैक्टर्स तो इतने कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। लेकिन देखिए अगर हम बात करें कि आपका सवाल है कि 24,000 के ऊपर अभी भी हम लोग टिके हुए हैं, देखिए 24,000 के हम लोग ऊपर बिल्कुल टिके हुए हैं। और अभी भी मैं बोलूं तो मार्केट ने कोई बड़ा अपसाइड मूव यहाँ पे नहीं दिखाया है, कंसोलिडेशन के थ्रू जरूर निकलता दिखाई दे रहा है, बिकॉज अभी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिल रहा पॉजिटिविटी को लेके। यानी कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर के एब्सेंस के बिना, यानी कि पॉजिटिव अभी जब तक कोई ट्रिगर नहीं मिलता, मार्केट एक बड़ा मूव लेने से थोड़ा सा झिझक रहा है। रिकवरी जो निचले स्तरों से देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल बाइंग हम लोग कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग वैल्यू लेवल बाइंग जिसको हम लोग कहते हैं। कभी भी अगर आपने हिस्टोरिकली भी देखा
देखिए मार्केट को देखा होगा, जब बहुत ही ड्रास्टिक फॉल देखने को मिलते हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं बुल्स कोशिश करते हैं, यानी कि जो तेजड़िए हैं मार्केट के, जो तेजी खेलना चाहते हैं मार्केट में, वो लोग कोशिश करते हैं कि निचले स्तरों पे मार्केट को पकड़ा जाए या निचले स्तरों से मार्केट को सपोर्ट दिया जाए। अब देखिए दोनों ही तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव कर रहा है। बुल्स जो है मार्केट को गिरने नहीं दे रहे, वहां पे एफआई जो है मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे। इसी वजह से मार्केट एक कश्मकश के बीच में फंसा हुआ है, एक कंसोलिडेशन के बीच में फंसा हुआ है। तो जैसे ही डीआईज की तरफ से बाइंग देखने को मिलती है, मार्केट में एक छोटी मोटी रिकवरी आती है, और वहां पे एफआईज जो है लगातार सेलिंग के चलते मार्केट के ऊपर एक प्रेशर बनते दिखाई दे रहा है। तो जी डीआईज और एफआईज के बीच में जब तक ये टग ऑफ जी वॉर चलता रहेगा, ये तब साइडवेज तक तरीके की जो मार्केट है, कंसोलिडेशन मार्केट है, अभी भी आने वाले हफ्तों में बिल्कुल जारी रहने की संभावना है। जैसे बहुत सारे लोग अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं सर, लेकिन उनके मन में अभी भी डर बना हुआ है। अभी लोग, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी मार्केट में एकदम से खुल के नहीं आ रहे हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी बचा के रखे हुए हैं। तो सर अभी क्या लगता है कि 2026 लास्ट तक निफ्टी नया हाई बना सकता है या उसके नीचे ही रह सकता है? क्या आपका अनुमान क्या है सर? देखिए अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मैं बाजार को लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं पॉजिटिव हूं मार्केट को। देखिए इस तरीके के इंसिडेंसेस स्टॉक मार्केट में हमेशा देखने को मिले हैं हिस्टोरिकली भी, और आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में भी दिखते ही रहेंगे। जी अगर हम बात करें बीते ईरा की, जब कोविड का एक इम्पैक्ट आया था मार्केट पे 2020 2021 की बात करें, तो कोविड के चलते हम लोगों ने देखा था मार्केट में एक ड्रास्टिक फॉल देखने को मिला था, और इनफैक्ट जब जब मार्केट सुबह खुलता था एक नेगेटिव प्रेशर के साथ नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिलती थी। बट जैसे ही कोविड का डर खौफ खत्म हुआ, कहीं ना कहीं एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। उसके बाद अगर बात करें तो दौर आया था रशिया और यूक्रेन की वॉर का। तो इस तरीके की ग्लोबल टेंशन के चलते मार्केट में फिर से एक प्रेशर देखने को मिला था। तो जी ये जो इम्पैक्ट आते हैं, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नी जर्क रिएक्शंस। तो जब ये चीजें मार्केट एक बार डाइजेस्ट कर लेती है, अब देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर कितने सालों से चलता चल रहा है, बिल्कुल लेकिन सर। मार्केट ने कहीं ना कहीं इन न्यूज को डाइजेस्ट कर लिया। तो जी डाइजेस्ट जब मार्केट अपने आप को कर लेती है ऐसी खराब खबरों को, और तो मार्केट में वहां पे एक रिकवरी आने की संभावना पूरी पूरी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे करंट मार्केट की बात करें, यानी कि अगर हम चलते दौर की बात करें, तो यूएस और ईरान के बीच जो एस्केलेशन चल रही हैं, वॉर जी के चलते कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि जैसे बीते कई सालों में एक नेगेटिव न्यूज के चलते मार्केट में एक प्रेशर आया, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट में पैसा लगाने की। तो गिरती मार्केट में हम लोग हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी कि आप वैल्यू बाइंग करिए स्टॉक्स में, यानी कि जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, जो अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, उनके ऊपर आप दाव लगाइए, उनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लगाइए। देखिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ही अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा सिक्योर सेफ होकर चलते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग जानते हैं कि एक स्टॉप लॉस टारगेट होते हैं जिसके अंदर हम फ्लक्चुएशंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है अभी भी मार्केट में काफी ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ से चलने का। और सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर मैं आपको बताता हूँ जितेंद्र जी, देखिए बीते कई दिनों में या पिछले एक हफ्ते या 2 हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, तो जब पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हुई यूएस और ईरान की तरफ से, तो हम लोगों ने देखा डाउ जोन्स जैसे इंडेक्स, यूएस के इंडेक्स जो है हमने रिकॉर्ड हाइस को टेस्ट करते दिखाई दिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर निकल के आ रहा है कि जब यूएस के जो मार्केट मेकर्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जब उनके जी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाइस को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा इंडेक्स पीछे क्यों रहेगा। आज हम लोगों ने मिड कैप इंडेक्स को देखा अपने ऑल टाइम हाइस को टेस्ट करते हुए। जी कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा पीछे जरूर रह गया, बट मुझे लगता है कि ऑप्टिमिज्म बिल्कुल है मार्केट में। आने वाले दिनों में मार्केट बिल्कुल यहाँ पे 25,000 की तरफ भी मूव करता दिखाई देगा। तो मतलब सर आपका भी ओवरऑल है कि हमें डरना नहीं चाहिए, मार्केट में पोटेंशियल है, हो सकता है कि थोड़े समय के लिए कंसोलिडेशन रहे, लेकिन आगे आने वाले समय में मार्केट में अच्छे पोटेंशियल बन बिल्कुल सकते हैं। बने रहिए सर मार्केट में, बिल्कुल सबसे कोई डर बड़ा नहीं। अभी जो डर है सर मार्केट में वो क्रूड ऑयल को लेके है, क्योंकि जी क्रूड ऑयल ब्रेंट का जो प्राइस है आप देखें कंटिन्यू $100 या उसके आसपास ही बना हुआ है, बीच बीच में 115 $120 चला जाता है। जी। तो ऐसे में क्या संभावना बनती है कि क्या ब्रेंट क्रूड का प्राइस नीचे आएगा, और अगर नीचे आता है तो कितना आएगा? क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक सामने निकल के आई और उन्होंने बोला कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस, अगर ये जो वॉर है यूएस ईरान इसराइल के बीच में ये खत्म भी हो जाता है, उसके बावजूद भी ब्रेंट क्रूड का प्राइस $86 पर बैरल के आसपास बना रहेगा। तो इसका सर ओवरऑल इंपैक्ट आप मार्केट में कैसे देखते हैं सर, कि कितने समय तक यह इंपैक्ट बना रह सकता है मार्केट में? देखिए क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट है, बिल्कुल हमारा जो नेशन है इंडिया, हम लोग क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि हमारा जो क्रूड ऑयल है अपना मिडल ईस्ट से और दूसरी कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो आता है। अगर बात करें इन्फ्लेशन कंसर्न्स यहाँ पे राइज होते हैं जब भी क्रूड ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है या फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर आता है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो देखिए कहीं ना कहीं सेकेंडरी ऑप्शंस कंट्रीज अपने लिए बिल्कुल ढूंढती है। आज के समय की आज के दौर की बात करें तो फिलहाल अभी 105 $108 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करता दिखाई दे रहा है ब्रेंट क्रूड। अगर मैं बीते कई सालों पहले की बात करूं तो 2010 में जब क्राइसिस आया था, तो उस समय क्रूड ऑयल प्राइसेस $150 तक गए थे। बट अगेन जी कहीं ना कहीं जब ओपेक कंट्रीज अपना वहां पे इंटरफेयर करती हैं बीच में, बिकॉज उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस को एक सस्टेनेबल
वैल्यू पे, एक सस्टेनेबल प्राइस पे होल्ड कर रहा है, उस हिसाब से सप्लाई को बढ़ाना है या सप्लाई को घटाना है। तो अगेन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस एक कंसर्न तो जरूर है, बट दूसरी तरफ बात करें तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारे पास अभी सेकेंडरी ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे अभी अगर आप देखें आज के दौर में काफी ज्यादा व्हीकल्स है जो अभी हम लोग ईवी मोड पे ट्रांसफर होते दिखाई दे रहे हैं। तो जब जी हम जी ईवी मोड पे ट्रांसफर होते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के इम्पैक्ट, क्रूड ऑयल की डिमांड कहीं ना कहीं अभी हमारी धीरे धीरे घटती दिखाई दे रही है। बढ़ेगी जी जरूर। दूसरे अभी हम लोग 100% ईवी पे नहीं आए हैं। दूसरी तरफ जी अगर हम लोग बात करें तो इथेनॉल के ब्लेंड करने की बात चल रही है क्रूड में। तो इस तरीके के जब हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शंस आ जाते हैं तो हमारा जो डिपेंडेंसी है प्योरली क्रूड ऑयल पे कहीं ना कहीं घटता दिखाई देता है कुछ परसेंटेज में। अगर बात करें स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशंस को या फिर इन्फ्लेशन की कंसर्न्स को लेके इंपैक्ट करते हैं। बट लॉन्ग टर्म जैसे कि मैंने पहले बताया, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियन ग्रोथ। और इंडियन ग्रोथ हमारी पूरी पूरी रिफ्लेक्ट करती है हमारी स्टॉक मार्केट से। तो अभी भी मेरा यही आप लोगों के, आपके व्यूअर्स को सलाह है कि मार्केट में बिल्कुल बने रहिए। जैसे सर अब हमें तो ये बात समझ में आ गई कि मार्केट का जो व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए वो पॉजिटिव है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पॉजिटिव तो है, लेकिन जैसे हम जैसे जो बिगिनर हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें। क्योंकि होता क्या है, हम लोग जो शेयर भाग रहे होते हैं उनको पकड़ते हैं और जैसे ही हम पकड़ते हैं वही उसका टॉप बन जाता है और वहां से नीचे आ जाता है। तो सर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर कि पिछले 15 साल से तो आप एसएमसी ग्लोबल के साथ हैं और आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो मैंने आपका देखा कि अलग अलग सोशल मीडिया बड़े बिजनेस चैनल पे भी आपके व्यू देखने को मिलते हैं। तो सर आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं या डेटा बताएं कि कैसे हम पोजिशनल या कि शॉर्ट टर्म स्विंग वगैरह के लिए हम स्टॉक को सिलेक्ट कर सकें। बिल्कुल। देखिए जितेंद्र जी, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने बात करी मार्केट को लेके, इकोनॉमीज को लेके या फिर क्या चीजें जो मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। अब दूसरी तरफ बात करें, जब जब भी कोई नया ट्रेडर है या कोई पुराना ट्रेडर है मार्केट में, दो तरीके से यहाँ पे मार्केट में एक्टिव रहता है। या तो वो इन्वेस्टर होता है या तो वो ट्रेडर होता है। ठीक है, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, यानी फंडामेंटली कौन सी अच्छी कंपनीज है उनको हमें फिल्टर आउट करना चाहिए। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो किन कंपनीज के ऊपर मुझे दाव लगाना चाहिए। तो उसके लिए आप हेल्प लीजिए हमेशा फंडामेंटल फैक्टर्स की। और जी फंडामेंटली अगर बात करें तो देखिए, फंडामेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है। जैसे कि अगर हम किसी लेमैन से बात करें, आम आदमी से पूछे कि भाई रिलायंस कैसी कंपनी है या टीसीएस कैसी कंपनी है, वो कहेगा अच्छी कंपनी है, बिकॉज उसने कहीं ना कहीं नाम सुना है उसका। लेकिन कुछ कंपनी बिल्कुल ऐसी भी है, ऐसी भी लिस्टेड है जिसका आपने शायद एक लेमैन ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन फंडामेंटली वो इतनी स्ट्रांग है, लाइमलाइट में इतनी नहीं आती है, लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे अच्छे निकाल के देती है। जी तो जी उसके जी लिए हमारी रिसर्च है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च है जो आपको हेल्प करती है। दूसरी तरफ बात करें टेक्निकल की, टेक्निकल्स में देखिए, टेक्निकल्स में हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 15-16 साल से मैं यहाँ एसएमसी के साथ जुड़ा हूँ। और मेरा टोटल एक्सपीरियंस मार्केट में टेक्निकल्स के ऊपर 20 साल का हो चुका है। तो सर टेक्निकल्स मतलब सर आप टोटल टेक्निकल पे फोकस करते हैं, फंडामेंटल को साइड रखते हैं? बिल्कुल सर। नहीं नहीं, देखिए जितेंद्र जी, जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, चाहे मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, चाहे मैं जी स्टॉक ट्रेडर हूं या स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडर हूं या डिलीवरी में ट्रेड करना चाहता हूं, हमें दोनों रिसर्च को पैरेलली लेके चलना चलना चाहिए। जैसे कि रेलगाड़ी की पटरी होती है, दोनों दोनों जी पटरियां आपस में मिलती नहीं है, लेकिन दोनों आपस में पैरेलली सामने सामने रहती हैं। तो जी जी फंडामेंटल और टेक्निकल आपस में जी मिलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जरूर करते हैं। तो बिल्कुल। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मैं अपने टेक्निकल स्टडीज या टेक्निकल रिसर्च उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर करता हूं जो कि फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है। ओके, मतलब है ना? फंडामेंटली पहले सर आप उसको फिल्टर करते हैं, अगर वो कंपनी बिल्कुल अच्छी है देन उस पर टेक्निकल एनालिसिस आप स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा पहला थंब रूल यही है कि मुझे जी टेक्निकल रिसर्च या टेक्निकल स्टडी उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर यूज करनी चाहिए जो कि फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है। बिल्कुल। देखिए काफी बार हम लोग मार्केट में सुनते हैं कि एक पेनी स्टॉक चल गया, इतने रुपए से इतना रुपया हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। लेकिन हम लोग ये कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि ठीक है वो 2 गुना 3 गुना हो तो गया क्या, लेकिन फंडामेंटली वो कंपनी कैसी है, क्या वो कोई शेल कंपनी तो नहीं है, क्या वो कोई पेनी स्टॉक, एक मैन्युपुलेटिव स्टॉक तो नहीं है। इसी वजह से हम लोग का जो सबसे पहला क्राइटेरिया वही होता है कि हमें फंडामेंटली अच्छी कंपनीज फिल्टर आउट करनी है, बास्केट बनानी है, और उन्हीं कंपनीज के ऊपर अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस यूज करनी है। तो ये सबसे पहला और सबसे मेजर फैक्टर रहता है। जी, मतलब हमें सबसे पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो हमारा एनालिसिस होगा वो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। टेक्निकल एनालिसिस में क्या स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं सर, अगर ओवरव्यू दे दें? बाकी मैं डीप में तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी की सीक्रेट स्ट्रेटजी होती है, लेकिन कुछ जी अगर आप ओवरव्यू दे सके सर। देखिए जितेंद्र जी, यहाँ पे सीक्रेट कुछ नहीं है, मार्केट में सब कुछ ओपन गेम होती है। बस यही फर्क होता है कि कौन सा एनालिस्ट किस स्टडी को किस तरीके से रीड कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एक जी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप
कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि शायद आपने भी नाम सुने हैं और सभी ने नाम सुने होंगे, जैसे कि RSI एक इंडिकेटर है, स्टोकेस्टिक एक बिल्कुल इंडिकेटर है, MACD है, मूविंग एवरेजेस है। इसके साथ साथ स्टॉक के कुछ पैटर्न्स होते हैं टेक्निकली। अगर बात करें तो कंटिन्यूशन पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सिमेट्रिकल। तो ये टर्म्स हम लोगों ने सुनी है और कभी ना कभी पढ़ी भी होंगी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे। बट अगेन इन चीजों को आप यूज कैसे करते हैं, उनको रीड कैसे करते हैं, वो क्लियरली डिपेंड करता है एक अच्छे एनालिस्ट के ऊपर। अगर मैं जी आपसे बात करूं एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे आपके व्यूवर्स को समझाना चाहूं, तो मान लीजिए मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं बीमार पड़ जाता हूं, ठीक है। जी और डॉक्टर मेरे को सजेस्ट करता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए। मैं एक जी लैब में जाता हूं, अपना ब्लड सैंपल देता हूं, वहां से रिपोर्ट्स लेके आता हूं। अब एक पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के डॉक्टर के पास जाता है। देखिए, अगर तो मैं किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाता हूं अपनी रिपोर्ट्स को लेके, तो शायद वो जी मुझे रिपोर्ट्स, जिसको पढ़नी नहीं आती है या इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो शायद मुझे डरा देगा कि आप बहुत बहुत बड़ी बीमार हैं बीमारी या है आपकी और रिपोर्ट्स ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। जी लेकिन उन्हीं सेम रिपोर्ट्स को लेके जब मैं एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाता हूँ, MBBS, जो 15-20 साल से पेशेंट्स को देख रहा है, वो मेरे जी को बोलेगा एक पैरासीटामोल की गोली खाओ और आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी रिपोर्ट्स को कुछ नहीं है। तो जी देखिए, समझाने का क्या मोटिव है मेरा कि इंसान एक ही है, उसका जी ब्लड एक ही है, उसकी रिपोर्ट्स एक ही है, जी लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो जी सेम वे में स्टॉक मार्केट वही है, प्राइस एक्शन वही है, इंडिकेटर्स वही हैं। आप उन इंडिकेटर्स को कौन सा एनालिस्ट किस तरीके से पढ़ता है, वो क्लियरली डिपेंड करता है उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसकी क्या जी स्टडीज है और उसकी क्या नॉलेज है। तो जी स्टॉक मार्केट में छुपा हुआ कुछ भी नहीं है जितेंद्र जी, सब सामने है, ओपन है। तो मैं हाँ खुद मतलब सर स्ट्रेटजी एक ही होती है लेकिन उसको कब कहाँ पे कैसे यूज करना है वो एग्जैक्ट सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस होगा वही उसको सर यूज कर पाएगा बिल्कुल। देखिए, क्योंकि क्या होता है स्ट्रेटजीज का, क्या रहता है कि तेजी की मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, जी मंदी मार्केट के लिए अलग होती हैं, और जब मार्केट एक कंसोलिडेशन या साइडवेज के थ्रू निकलता है, जो अभी हम लोग देख भी रहे हैं बाजार का दौर, एक जी साइडवेज कंसोलिडेशन है, तो हम लोग को अपनी स्ट्रेटजीज उस हिसाब से चेंज करनी पड़ती जी तो सर उस स्ट्रेटजी के बारे में या डेटा कैसे आप सेलेक्ट करते हैं सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं कुछ आप अगर गाइड करें सर तो व्यूअर्स के लिए काफी हेल्प मिलेगी सर। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे जो मेरी दिनचर्या रहती है, मैं आपको बताता हूँ। दिनचर्या मेरी सुबह 9:15 शुरू होती है मार्केट के साथ, और 3:30 तक मैं अपनी सीट पे बिल्कुल बैठा रहता हूँ। अपनी एनालिसिस को और ज्यादा शार्पन करने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग एनालिसिस यूज करके, अलग अलग डेटा पॉइंट यूज करके। तो जो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरी एनालिसिस का, वो है हमारा जो टूल हम लोगों ने डेवलप किया है, SMC का ऑटो ट्रेंडर, दी ऑटो जी ट्रेंडर डॉट कॉम करके हमारे एक सर काफी रिसर्च टूल। पॉपुलर ये टूल है सर। जी जी ऑटो जी। टेंडर की काफी डिमांड रहती है सर। तो बेसिकली ये हमारा मोटिव यही था जितेंद्र जी, रिसर्च टूल ये हम लोगों ने एक डेवलप किया, जो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोगों ने करी। हम लोगों ने जी कोशिश करी ये टूल डेवलप जब किया उन लोगों के लिए जो कि टेक्निकल चार्ट्स रीड करना नहीं जानते, जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो टेक्निकल चार्ट्स रीड करें बैठ के पूरा दिन। क्योंकि जी चार्ट्स को रीड करना, जैसे कि मैंने बताया, चार्ट वही है, प्राइस एक्शन वही है, रीड करने का तरीका अलग है। तो हम लोगों ने जी कोशिश करी कोई ना क्यों ना ऐसा एक टूल बनाया जाए जिससे कि रीड करने की जो प्रोबेबिलिटी है सबकी कहीं ना कहीं मैच करे। यानी कि जी अगर आपको तेजी दिख रही है तो मुझे भी तेजी दिखेगी, आपको मंदी दिख रही है तो मुझे भी मंदी दिखेगी। शुरू होता है लाइव मार्केट के अंदर पोजीशंस बननी शुरू होती हैं, तो कहीं ना कहीं डेटा आप देख के कहीं ना कहीं मार्केट का एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट आज क्या रहने वाला है, क्या आज बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है या फिर साइडवेज मार्केट है। तो उस सर क्या हिसाब आप से आप उस टूल का स्क्रीन शेयर करके सर बिल्कुल। आप गाइड कर पाएंगे कि कैसे वो काम करता है किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्क्रीन विजुअल है सर। ठीक है। तो जितेंद्र जी, ये जैसे मैंने लॉग इन किया यहाँ पे ऑटो ट्रेंडर नेक्स्ट करके, ये हमने एक रिसर्च टूल डेवलप किया। तो जैसे कि मैंने बताया, जो मेरी दिनचर्या रहती है, सुबह 9:15 मार्केट खुलती है, तो सबसे पहला मेरा ये काम रहता है कि चार्ट्स को तो बिल्कुल देखना ही देखना है, टेक्निकल चार्ट्स को मैंने फॉलो करना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। बट उससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो ये देखना है कि लाइव मार्केट में किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स है मार्केट में, जो मार्केट को चलाते हैं, मार्केट में जिनका पैसा लगा होता है, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक टूल है जिसके थ्रू मुझे एक सिर्फ सिंपल वे में बिना चार्ट्स की हेल्प के, सिर्फ डेटा देख के मुझे आइडिया लग जाता है कि आज मार्केट में क्या पोजीशंस बन रही है, मार्केट का क्या डायरेक्शन रहने वाला है। तो जी लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है ऑटो ट्रेंडर के ऊपर। तो जी हम लोगों का क्या काम रहता है, हम लोगों का सबसे पहले काम क्या रहता है, मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना, यानी कि मार्केट की क्या डायरेक्शन रहने वाली है। इसके लिए हम जी लोग दो चीजें फॉलो करते हैं। पहली चीज, हमारा मार्केट फ्लो क्या चल रहा है। ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये मार्केट फ्लो होता है हमारा कॉल साइड का, और ये मार्केट फ्लो होता है हमारा पुट साइड का। जी तो जितेंद्र जी, हम लोग सभी जानते हैं कि जब मार्केट में तेजी आती है तो कॉल्स के अंदर पैसा आता है, और जब जी मार्केट में मंदी आती है तो पुट्स के अंदर पैसा आता है, राइट। जी तो ये अगर मैं सिर्फ इस स्क्रीन को देखूं, स्क्रीन देख के मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। सबसे पहले मुझे देखना क्या है, मुझे देखना है निफ्टी डेटा इंडिकेटर। निफ्टी डेटा जी इंडिकेटर बेसिकली आपको बताता है कि पैसा निफ्टी फ्यूचर्स में आ रहा है या निकल रहा है। जी तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे पॉजिटिव डेटा है, पैसा आ रहा है, तो ये निफ्टी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
पॉजिटिव है सर। बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए यहाँ जी पे पैसा आ रहा है, ग्रीन कलर की फिगर आपको दिख रही है। बैंक जी निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, ग्रीन कलर की जी फिगर आपको दिख रही है, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर निकल के आ रहा है। जी दूसरा, कॉल साइड में क्या पोजीशंस बन रही है, यानी कि कॉल, अगर मैं लेफ्ट साइड का देखूं, ऑप्शन डेटा इंडिकेटर कॉल्स और ऑप्शन डेटा इंडिकेटर पुट्स, तो कॉल साइड की डेटा की अगर मैं तरफ देखूं, टोटल फिगर मेरी सर, पॉजिटिव साइड है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा सर। ये जो ऑप्शन डेटा इंडिकेटर होता है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है सर? इसका ये मतलब है कि कॉल ऑप्शंस में पैसा आ रहा है या कॉल ऑप्शन से पैसा निकल रहा है। जी अगर यहां मैं बात करूं, निफ्टी W24 300C2, जी यानी कि निफ्टी डब्ल्यू से वीकली एक्सपायरी, चौबीस हजार 24। तीन सौ की कॉल, और टू का मतलब हुआ सेकंड वीक ऑफ एक्सपायरी। अभी हम सेकंड वीक ऑफ एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, जी जी यानी कि सेकंड वीक ऑफ एक्सपायरी में 24,300 की कॉल ऑप्शंस में क्या हो रहा है, पैसा जी इनफ्लो है, यानी कि ग्रीन कलर का फिगर दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव फिगर दिख रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है। जी सिमिलर वे में 24,400 की कॉल में क्या हो रहा है, 24,500 की और 24,600 की। हम लोग टोटल मार्केट से 400 पॉइंट की रेंज पकड़ते हैं, जी और यहां से मुझे आइडिया लगता है कि देखिए 24,500 से पैसा निकल रहा है, 600 से पैसा निकल रहा है, लेकिन 300 और 200 में आ रहा है। जी। तो इसका क्या मतलब निकल के आया कि दो स्ट्राइक्स ऐसी हैं कॉल ऑप्शंस की जिनके अंदर पैसा आ रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली दो स्ट्राइक्स ऐसी हैं जिनमें से पैसा निकल भी रहा है। तो मतलब इससे ये समझ सकते हैं सर कि निफ्टी का जो रेंज है वो 24,400 तक बना हुआ है ना, ऐसा मान सकते हैं सर? ये मान के चलते हैं कि जब तक ये चारों कॉल स्ट्राइक्स के अंदर मनी फ्लो या जी। पॉजिटिव फ्लो नहीं आता, तब तक मार्केट एक डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा पॉजिटिव। ओके। जी सर। अगर दो स्ट्राइक में मुझे दिख रहा है नेगेटिव फिगर है और दो स्ट्राइक में पॉजिटिव फिगर है, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं रेंज बनी हुई है, साइडवेज मार्केट है, जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स है कहीं ना कहीं रेंज बाउंड जी पोजीशंस बना के चल रहे हैं। रेंज बाउंड पोजीशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, स्प्रेडल होता है, स्ट्रैंगल होता है, बटरफ्लाईज होती हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ पे एक सिंगल बड़ी डायरेक्शन बाजार नहीं पकड़ेगा। जी सिमिलर वे में अगर पुट साइड की बात करें तो देखिए, एक पुट स्ट्राइक में नेगेटिव है, दूसरी में नेगेटिव है और दो में पॉजिटिव है। तो जी अगेन एक मिक्स्ड सिग्नल है, यानी कि साइडवेज काइंड ऑफ सिग्नल है। तो जी। जब इस तरीके मतलब के, सर, अगर ये जो पुट साइड में अगर चारों रेड हैं तो कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, और अगर कॉल अगर साइड में नहीं चारों। नहीं, अगर अगर पुट साइड में चारों नेगेटिव हैं, यानी कि हाँ। पुट से पैसा निकल रहा है, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। ओके। जी देखिए मार्केट कब चलेगा, जब पुट में से पैसा निकलेगा, और मार्केट गिरेगा जब पुट में पैसा आएगा, जी है ना। तो अगर यहाँ पे जी चारों स्ट्राइक से पैसा निकल रहा है, यानी कि जी मनी फ्लो नेगेटिव साइड पे है, पुट जी साइड, पुट का, जो जब जी पुट में से पैसा निकलता है तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव होता है, यानी कि मार्केट के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जी अभी अगर मैं बात करूं तो ये चारों स्ट्राइक में, या आठ स्ट्राइक इन टोटल है, आठ स्ट्राइक में से चार में पैसा आ रहा है, चार से पैसा निकल रहा है, यानी कि साइडवेज मार्केट है ये। जी। जब इस तरीके की साइडवेज मार्केट होती है, तो चाहे आप कॉल खरीद लीजिए चाहे आप पुट खरीद लीजिए, यू विल एंड अप द डे विद लॉस। ओके। यानी कि उस दिन थीटा डिके हो जाएगा, टाइम वैल्यू डिके हो जाएगा, ना तो कॉल चल पाएगी ना तो पुट चल पाएगी। पुट। जी यही एक कारण होता है जहां पे हम लोग थोड़ा लैग करते हैं, एक रिटेलर लैग करता है, छोटी छोटी चीजें हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, और हम लोग ट्रैप होते जाते हैं मार्केट में। तो इससे मतलब ये भी समझ सकते हैं सर कि हमें डेली ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें डेटा ऐसा बिल्कुल दिख रहा है तो कभी बीच में ट्रेड को अवॉइड भी करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए ऑप्शन मार्केट में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, या अपने जो मेरे पास इंटर्न्स वगैरह होते हैं, उनको भी यही समझाता हूँ, अपने क्लाइंट्स को यही समझाता हूँ कि ऑप्शन मार्केट डेली ट्रेड करने का नहीं है। जी आपको ट्रेड कब करना है और कब नहीं करना है, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। जी ट्रेड करना बहुत आसान है, एक बटन दबाना है प्लस या माइनस का, आपका ट्रेड हो जाएगा। जी लेकिन उस ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कब होगा, जब आपकी रिसर्च सही होगी। जी बिल्कुल तो सर। सबसे मुश्किल काम जो मैं कहता हूं ना मार्केट में, एक ट्रेडर के लिए क्या होता है, सबसे मुश्किल काम है ट्रेडर के लिए ट्रेड ना करना। सही बात है सर। गलत ट्रेड क्योंकि सर करके लॉस। इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं होता सर। जैसे मैं ही मार्केट में एक्टिव हूं ना, जैसे सुबह देखता हूँ 10 बजे, 9, 9:30 बजे लगता है ये मूवमेंट आ रहा है, चलो बाय कर लेते हैं। जी जी। फिर कोई थोड़ा सा भी मूवमेंट दिखा कि एकदम से प्राइस ऊपर जा रहा है, चलो इंटर कर लेते हैं, और फिर वो एकदम से वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। जितेंद्र जी, ये आपके साथ नहीं है, ये शायद आज इतने साल हो गए मुझे मार्केट में, ये चीजें मेरे साथ भी अभी कभी कभी होती हैं। लेकिन अगेन उन वो जो होता है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। जी ज्यादातर केसेस में मैंने क्या देखा है क्लाइंट्स के साथ, ज्यादातर केसेस में होता है कि हम लोग ट्रेड लेने के बाद रिसर्च करना शुरू करते हैं, राइट सर। जब वो ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाता। हाँ, जब वो फंस जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, डेटा और क्या है, वो सारी चीजें ये बिल्कुल। सभी के साथ होता है, इसमें किसी की गलती नहीं है, सभी के साथ होता है, लेकिन हमें इन्हीं चीजों के ऊपर को जो है वर्क करना है। इन्हीं चीजों जी को हम लोग करने से, गलतियां करने से बचना है, क्योंकि जी। मार्केट में टिकना ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट कमाने से ज्यादा। राइट सर। अगर आप टिके रहेंगे
तो आप तो पैसा कमा अपॉर्चुनिटी पाएंगे। आएगी। जी बिल्कुल सर। और गलत गलत ट्रेड करके, गलत रिसर्च करके, उल्टे सीधे ट्रेड्स मार के पैसा लॉस करने के बाद जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा। बिल्कुल सर, यही होता है, ज्यादातर लोग नुकसान कर लेते हैं, नुकसान करने के बाद वो बोलते हैं मार्केट गलत है, मार्केट में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। लेकिन वो ये चीज नहीं समझते कि हमने डेटा नहीं फॉलो किया, हमने उसके बारे में रिसर्च कितना किया ट्रेड करने के पहले, इसके बिल्कुल बारे में वो कभी फोकस नहीं करते और वहीं पे वो मार्केट से आउट हो जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो आपके व्यूअर्स हैं उनको समझाता हूँ। ये ट्रेडिंग जो होती है ना, ये जी एक बिजनेस की तरह आप मान के चलिए, एक बिजनेस है। जी अब बिजनेस में क्या होता है, जब भी कोई एक शोरूम खोलता है, कोई ऑफिस खोलता है, कोई शॉप खोलता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास रोज एक ग्राहक आएगा ही आएगा। जी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी सेल सैटरडे संडे ज्यादा होती है। जी बिल्कुल सर। शनिवार इतवार को छुट्टी होती है तो लोग बाहर निकलते हैं, उस दिन उनकी सेल ज्यादा होगी। तो कई कई ऐसे होते हैं जिनकी वीकडे में बिल्कुल सेल होती ही नहीं है। जी तो स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है, ये हर दिन खुलेगा एक दुकान की जी तरह, लेकिन हर दिन ग्राहक आएगा, हर दिन आपको पैसा बना के देके जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जी लेकिन इसका एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि ये आपको समझ में जरूर आ जाएगा छोटी सी एनालिसिस करके कि किस दिन मुझे लॉस नहीं देना। जी लॉस ना बिल्कुल देना शुड बी द प्राइम फैक्टर। बिल्कुल। और सर ये जो आपने डेटा बताया ऑप्शन डेटा इंडिकेटर, यहाँ से मतलब ये हम समझ सकते हैं कि किस दिन हमें अवॉइड करना चाहिए और किस दिन ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक छोटी सी जी चीज देखिए मैंने आपको समझाई, यहां से आपको एनालाइज करके खुद ही समझ में आ गया कि आज जी आप चाहे कॉल खरीदते चाहे पुट खरीदते, दोनों में ही पैसा नहीं बना के देती मार्केट। बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों आज तो ही। दोनों साइड मार्केट ने ट्रैप किया है सर। मैंने देखा जैसे ही बॉटम लगा कि अब यहाँ से गिरेगा, वहीं से 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर चली गई। और देखिए जैसे अब भाई, लगा कि ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, वहीं से फिर वो नीचे आ गया। देखिए हम लोग फैक्ट्स के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। जी फैक्ट्स क्या है मार्केट के, वो डेटा में पता चलता है। राइट सर। ठीक है, अब हमें क्या लग रहा है, हम लोग वो फिर इमोशनल ट्रेडिंग होगी, मुझे ये लग रहा है और मुझे वो लग रहा है। हमें लग रहा है पे काम नहीं करना, जी हमें काम करना है मार्केट क्या बता रही है। जी फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि मार्केट में आज वन डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा, क्योंकि कॉल जी में से कहीं पे पैसा आ रहा है तो कहीं पे निकल रहा है। बिल्कुल जब राइट ये सर। चारों फिगर आपको हरे रंग की दिखनी चालू हो जाएंगी ना, उस दिन आप मान जी के चलिए मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगा। वो दिन होता है ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने तो यहाँ से मैं समझ गया सर, का। निफ्टी डेटा इंडिकेटर हमने ले लिया, बैंक निफ्टी। अब हमने यहाँ से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें सर? जी, देखिए इसी टूल के अंदर एक बार जब आप मार्केट के ट्रेंड को समझ जाते हैं कि मार्केट का आज ट्रेंड क्या रहना है, मार्केट तेजी का है, मंदी का है या साइडवेज का है, तो जी एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि आज मुझे इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना है या नहीं करना है। जी करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इंडेक्स में ऑप्शंस में ट्रेड करना नहीं बनता। जी लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं स्टॉक्स को भी इग्नोर करूंगा। ओके स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी दिन भर, ओके। जी लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किस सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और किस सेक्टर के किस स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो उसके जी लिए हम लोगों ने क्या किया, एक टूल डेवलप किया जिसको हम लोगों ने नाम दिया सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के नाम से। और इसके अंदर अगर हम आप देखें तो आपको मेरी स्क्रीन पे लगभग 9 सेक्टर्स होंगे जो मार्केट में मेजरली ट्रेड होते हैं, जिनकी वैल्यूज जी अवेलेबल हैं। तो इन जी सेक्टर्स को हम लोगों ने रैंक कर दिया 1 से लेके 9 तक। जी अब रैंकिंग किस बेस पे हुई, ये रैंकिंग बेस हुई एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला होता है, मॉडल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। उस जी मॉडल के बेस पे ये ऑटोमेटिकली मुझे बताता है कि कौन से सेक्टर में आज स्ट्रेंथ है और कौन सा सेक्टर आज वीकेस्ट है। जी इससे अब क्या समझ में आया कि अगर किसी ट्रेडर को यहाँ पे तेजी खेलने का मन है तो उसे फोकस करना है टॉप 2 सेक्टर्स के ऊपर, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 सेक्टर पे, जो कि अभी दिखाई दे जैसे रहे हैं। ऑटो और एनर्जी दिखा रहे सर। बिल्कुल। और ओके। अगर मुझे अवॉइड करना है खरीदने से, तो अवॉइड कौन सा करना है। आईटी एफएमसीजी एग्जैक्टली exactly। तो पीएसयू। एक चीज मुझे समझ में आ गई कि आज मैं आईटी या एफएमसीजी के स्टॉक्स को खरीद के काम नहीं करूंगा। ओके सर। कौन से सेक्टर पे फोकस ऑटो करूंगा, एनर्जी। ऑटो या एनर्जी। जी अब अगला सवाल ये आता है ट्रेडर के दिमाग में कि ऑटो सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक मुझे पकड़ के चलना है। तो देखिए जी जब मैं ऑटो सेक्टर पे यहाँ क्लिक करता हूं तो एक विंडो ओपन होती है मेरे सामने, जिसके अंदर ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लिस्टेड, वो सबकी लिस्ट होती है। लगभग मेरे पास 10 स्टॉक ऐसे हैं जो कि ऑटो सेक्टर में स्टॉक लिस्टेड है, F&O सेगमेंट में। जी अब ये सेम मॉडल हमने इन 10 के 10 स्टॉक्स के ऊपर यूज किया जो कि हम लोग सेक्टर्स के ऊपर यूज कर रहे थे, जी अशोक लेलैंड से लेके हुंडई मोटर्स तक। जी अब अगेन सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला, सेम क्राइटेरिया आपको यूज करना है स्टॉक को फिल्टर करने में। ऑटो स्टॉक्स में मुझे खरीद के काम करना है, तो कौन से स्टॉक के ऊपर फोकस करना है, मुझे सिर्फ टॉप के 2 स्टॉक्स के ऊपर। राइट सर। जी अब इसमें से आप ऊपर के जो निकालिए, दो स्टॉक हैं उसको सेलेक्ट, ये किस बेस पे सेलेक्ट करें सर हम? अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ का मॉडल है। ओके राइट सर। जी ये बताएगा आपको कि जो मेरे पास 10 स्टॉक हैं, उन 10 स्टॉक्स में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर रिलेटिवली स्ट्रेंथ है।
जी एक फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूला ढूंढेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ फिल्टर्स यूज करे हैं, तो वो जी ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करके देता है कि ऑटो स्टॉक्स में ये टॉप 2 या टॉप 3 स्टॉक्स है जिनके ऊपर मुझे आज खरीद के दाव लगाना चाहिए। जी तो अब इसमें से आप कोई सा भी स्टॉक कॉमन, जो कॉमन स्टॉक दिखाई दे रहा है आप उसको पिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को कॉमन स्टॉक इसमें दिखाई दे रहा है, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट में, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प अशोक लेलैंड। या अशोक लेलैंड। जी राइट। जी सर। तो अब मेरा अगले सवाल का जवाब मेरे को मिल जाता है कि जी ऑटो सेक्टर में ये दो स्टॉक्स है जिनके ऊपर मैं दाव लगा सकता हूँ। लगा और सकते अवॉइड कौन सा करना है, मुझे अवॉइड करना है जो बॉटम के स्टॉक्स है, हैं। जी हुंडई इनको मुझे हाथ भी हो नहीं गया लगाना। ये। तो आपकी कहीं ना कहीं रिसर्च करके ये तो चीजें मतलब ये तो सर सिंप्लीफाई, बहुत ही सिंपल हो गया कि सबसे पहले हमने ट्रेंड देख लिया, मतलब मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मेरे हिसाब कुछ से फ्रैक्शन ये। ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जी जी। मतलब तो इतने में हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आज मुझे किस पे फोकस करना है, कौन से सेक्टर पे। और सर इसमें एंट्री के लिए टेक्निकल आप यूज करते हैं या कि देखिए, डायरेक्ट? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एंट्री और एग्जिट अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, अलग अलग सेटअप्स होते हैं। देखिए जैसे मैं जी हेल्प लेता हूँ टेक्निकल चार्ट्स की, प्राइस एक्शन की, साथ साथ और ऑटो टेंडर, तीनों चीजें मिला लेता हूँ। अब जी मुझे पता चल जाता है फिल्टर करके कि मुझे कौन से स्टॉक के ऊपर दाव लगाना है। अब दो तरीके हैं आपके ट्रेड करने के या एनालिसिस करने के। जब आप अशोक लेलैंड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अशोक लेलैंड की पूरी एक जन्म पत्री कह लीजिए या पूरा डेटा एनालिसिस आपके सामने ओपन हो जाता है। जी अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा आपका इसके पहले तो लेवल्स मिल जाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरे दिन जी के लिए। ये सपोर्ट जी रेजिस्टेंस आपको मिल गए। दूसरा जी आपको इसमें ऑप्शन चेन मिल जाती है, और ऑटो टेंडर की ऑप्शन चेन, यानी कि किस स्ट्राइक में क्या पोजीशंस बन रही हैं, कहाँ पे जी कॉल राइटर्स एक्टिव है और कहाँ पे पुट राइटर्स एक्टिव है। जी ठीक है? और हर 15-15 मिनट में आपको डेटा मिलता जाता है अशोक लैंड की कॉल ऑप्शन का, कॉल साइड में क्या पोजीशंस बन रही है और पुट साइड में क्या पोजीशंस। अगर आप जी इसी ग्रीक्स की वैल्यू देखना चाहें तो इस पे क्लिक करेंगे तो ग्रीक्स की वैल्यू आ जाती है, यानी कि थीटा वैल्यू कितनी है स्ट्राइक के अंदर, डेल्टा कितना है, वेगा कितना है, गामा कितना है। बट जी अगेन ये थोड़ी एक वन स्टेप फॉरवर्ड अगर आप चीजें सीखते हैं तो हम लोग ग्रीक्स के अंदर जाते हैं। बट सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप सिर्फ और सिर्फ इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी यूज अगर आप करना सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में एक स्टेप फॉरवर्ड आ जाते हैं अपनी एनालिसिस में, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी में। जी। अब अब इन सर लेवल, यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके मन में सबसे बड़ा यही सवाल सामने निकल के आ रहा होगा कि ये सॉफ्टवेयर मुझे मिलेगा कहाँ से। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि इस सॉफ्टवेयर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। अभी सर यहाँ पे जो आप ये बता रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे, तो ये इसको कैसे यूज कर सकते हैं सर? जैसे पिवोट पॉइंट से कैसे ये यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे? देखिए एक सिंपल, बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैं खुद से यूज कर रहा हूँ काफी सालों से और काफी मार्केट में अच्छे तरीके से काम भी करती है। एक सिंपल थंब रूल होता है मार्केट का, मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके फिक्स रहते हैं पूरा दिन के लिए। जी और अक्सर ये सवाल भी हमें क्लाइंट से पूछने को सुनने को मिलते हैं कि सर इस स्टॉक का सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो इस जी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले तो आपको स्टॉक के रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, S1 यानी कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 मिल जाता है। बीच में एक लेवल मिलता है आपको पीपी। जी अभी जो पीपी का लेवल होता है ये बेसिकली टर्म होती है पिवट पॉइंट। जी और मार्केट का नेचर होता है कि कोई भी एसेट क्लास जो मार्केट में ट्रेड हो रही है, जब तक वो जी अपने पिवट पॉइंट के ऊपर है, प्राइस उसका, जी वो कहा जाता है कि वो बुलिश टेरिटरी में, जी यानी कि बुलिश कैटेगरी में उसको खरीद के ही काम करना चाहिए। जी अगर वो अपने पिवट पॉइंट के नीचे है, यानी कि यहाँ पे पिवट पॉइंट निकल के आ रहा है 165 रुपए 80 पैसे, जी। अगर करंट मार्केट भाव किसी भी स्टॉक का अपने पिवट पॉइंट के नीचे है, तो या उसे निगेटिव मान सकते हैं सर? उसको नेगेटिव मान के चलना है, उसका प्राइस एक्शन अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। जी लेकिन क्योंकि ऑटो सेक्टर वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट था रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल में, जी ऑटो सेक्टर के अंदर ये वाला स्टॉक पॉजिटिव था और मुझे खरीदने का सौदा ढूंढना है। जी अब तीसरा जो सवाल का जवाब है कि मुझे प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन कैसे पॉजिटिव पता चलेगा? आपको पता चलेगा पिवट पॉइंट के थ्रू। जी। करंट मार्केट भाव जो भी फिलहाल यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टॉक का, या आप अपने किसी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, जब हाँ, तक 170 रुपया 78 पैसे दिखा रहे जी, सर। जब तक ये 165 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये पॉजिटिव टेरिटरी में, यानी कि आप आराम से इसको पॉजिटिव वे में ट्रेड कर सकते हो, यानी कि खरीद के काम कर सकते हो। राइट सर। आप स्टॉक ने मान लीजिए रैली ली, कहाँ जाके रुकेगा स्टॉक आपको पता है। ये मेरा टारगेट सेट करा हुआ है मैंने R1 का, जी सेकंड टारगेट रहेगा मेरा R2 और थर्ड टारगेट रहेगा मेरा R3। और जी तब तक मैं इसके अंदर जॉबिंग कर सकता हूँ, स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, या खरीद के खरीदा बेचा कर सकता हूँ, जब तक ये अपने 165 रुपए 80 पैसे के लेवल को नहीं तोड़ देता। जी। तो एक सिंपल वे में मेरे को समझ में आ जाता है कि कोई भी स्टॉक कब प्राइस एक्शन उसका पॉजिटिव है, कब प्राइस एक्शन उसका नेगेटिव है। मतलब यहां से मैं सर सिंपल सा समझ लिया कि जैसे इसका पीपी जो है वो 165 रुपए 80 पैसे है, तो जब जी, तक यह स्टॉक इसके ऊपर है तब तक हमें बुलिश या बाय साइड में ट्रेड करना होगा, और अगर इसके नीचे आता है तो सेल। अब यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड करना है? तो R1 R2 R1, R3। और बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह से अगर हम सेल कर रहे हैं तो सपोर्ट या उधर का जो नीचे साइड का टारगेट है वो S1 S2 S3 लेके चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर लेकिन स्टॉप लॉस?
इस पे कैसे डिसाइड करेंगे सर? देखिए मान लीजिए कि इसने 165 रुपये 80 पैसे के ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, स्टॉक चल रहा है 167 168 के जी, लगभग। उसे पता है 165 80 के नीचे जाएगा तो मुझे अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। तो आप ये जी, मान के चलिए 165 80 के नीचे कुछ पॉइंट्स नीचे, यानी कि 65.5 का, 165.5 का या 165.25 का आप एक, या फिर 165 का आप एक मॉडिफाइड स्टॉप लॉस कर सकते हैं कि मोटा मोटा 165 के नीचे जैसे ही स्टॉक जाएगा मुझे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, यानी कि प्राइस एक्शन अब नेगेटिव होना स्टार्ट हो। बिल्कुल। तो अब दिस सर इज द यहाँ पे राइट तो वे टू अप्रोच। बिल्कुल सर, यहाँ पे तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो इसके माध्यम से भी मैं अपना ट्रेड डिसाइड कर सकता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आता है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं या उनका कोई बिजनेस है, टाइम नहीं मिलता, कैसे वो लोग मार्केट में एक्टिव रह सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं सर? बिल्कुल जितेंद्र, ये जो आपने पॉइंट उठाया बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। काफी ज्यादा हमारे पास इस तरीके की क्वेरीज आती थी जब हमने ऑटो टेंडर लॉन्च किया था कि मैं जॉब करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, या मैं स्टूडेंट हूं, मैं इतना समय जी, नहीं दे पाता रिसर्च करने के लिए, या टूल को यूज करने में इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले पाता। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे मुझे क्लियरली पता चल जाए कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक में क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो उसके मद्देनजर फिर हम लोगों ने एक अपनी प्रीमियम सर्विसेज लॉन्च करी, जिसको हम लोगों ने नाम जी, दिया टेक्नो फंडा। अब टेक्नो जी, फंडा बेसिकली है क्या? टेक्नो फंडा हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है एसएमसी रिसर्च का, जिसके अंदर हम लोग स्टॉक ऑप्शंस कॉल्स प्रोवाइड करते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। इसके साथ साथ हम लोग डिलीवरी ट्रेड्स के ऊपर फोकस रखते हैं, और वो डिलीवरी ट्रेड्स का हमारा जो टाइम हॉराइजन रहता है वो नॉर्मली रहता है 5 से 7 दिन का। यानी कि अगर कोई डिलीवरी ट्रेड हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो वो 5 से 7 दिन का हमारा होल्डिंग पीरियड रहता है कि 5 7 दिन में उसमें एक अच्छा रिटर्न आपको दिलवाते हैं या फिर मिलना चाहिए। और जो भी रिकमेंडेशंस उसमें आती हैं उनके पीछे प्रॉपर लॉजिक्स होते हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बैठ के लॉजिक्स, आप अगर चाहें तो शेयर, अगर आप ऑन रिक्वेस्ट मांगते भी हैं कभी लॉजिक्स, तो लॉजिक्स आपको प्रोवाइड होते हैं। तो वो जी, उसमें क्या है, ऑटो टेंडर और उस चैनल में यही एक बेसिक डिफरेंस है कि ऑटो टेंडर आप खुद से रिसर्च करके खुद से डिसीजन मेकिंग करते हो ट्रेड लेने के लिए, और टेक्नो फंडा जी, जो टेलीग्राम प्रीमियम चैनल है उसके अंदर आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट के साथ एक एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट रिकमेंड होती जी, है विद गुड रिटर्न्स एंड विद गुड एक्यूरेसी। तो अगर आप चाहो तो मैं उसका एक बार आपको वो भी दिखा सकता हूँ ग्लिप्स जी। कि इस तरीके सर से हम एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा सर कि ये तो आपने सर इक्विटी का बता दिया कि कैसे पोजिशनल या इंट्राडे हमें स्टॉक सेलेक्ट करना है, क्या लोग। आप सर स्टॉक ऑप्शंस पे भी फोकस करते हैं सर? हाँ बिल्कुल, जो स्टॉक ऑप्शंस की हमारे रिकमेंडेशंस रहती हैं वो हम लोग प्योरली टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, प्रीमियम जो जी, हमारी सर्विसेज हैं। और उसके अंदर लगभग अभी हमारे साथ 1600 से 1700 लोग यहाँ पे एडिड हैं, 1650 1680 ऐसी कुछ फिगर है जी, जिसके जी, अंदर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारी जो 90% ऑफ द ट्रेड्स रहते हैं स्टॉक ऑप्शंस के प्योरली इंट्राडे रहते हैं, यानी कि हम लोग दिन में ली पोजीशन और दिन के दिन हम लोगों ने कर ली कवर, स्क्वायर ऑफ कर ली। सिर्फ 10 15% टाइम्स ऐसा होता है, 10 15% ऑफ द टाइम्स कि हम लोग अगले दिन के लिए उस पोजीशन को कैरी करते हैं। और जो लोग सर ये ऑटो टेंडर यूज कर रहे हैं वो हम्म। ये ऑप्शन के लिए जो स्टॉक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सेम ये लॉजिक रहेगी सर जो आपने बताया स्टॉक नहीं सिलेक्शन का? देखिए, स्टॉक ऑप्शंस के लिए अलग स्टडीज यूज करते हैं हम लोग, वो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे हम लोग वर्क नहीं करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका कैश मार्केट में अच्छा काम करता है, लेकिन जी, जब हम ऑप्शंस में यहाँ पे स्विच करते हैं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में काफी सारे फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं, जैसे कि उसका डेल्टा क्या चल रहा है, कौन सी स्ट्राइक मुझे सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए जी, अशोक लेलैंड की बात करें, तो अगर मान लीजिए मेरे को खरीद के काम करना है तो ऑब्वियसली मैं कॉल ऑप्शंस में काम करूंगा। तो अब मुझे इन द मनी लेनी है, एट द मनी लेनी है, या ओटीएम ऑप्शन में काम करना है, और अगर ओटीएम में करना है तो कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है, उसको किस लेवल पे एंट्री लेनी है, किस लेवल पे एग्जिट करनी है। तो काफी फैक्टर्स हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में फिगर आउट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अगर आप खुद से रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑटो टेंडर के अंदर। इसके ऊपर आप खुद जी। से रिसर्च करके चीजें सिंप्लीफाई वे में अपना जो है ऑप्शंस के अंदर डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर आपको ऑलरेडी मैन्युफैक्चर चीज चाहिए, यानी कि ऑलरेडी रेडीमेड ऑप्शंस ट्रेडिंग चाहिए, तो उसके लिए हम लोग टेलीग्राम चैनल्स को के थ्रू यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्लीज सर आप अगर दिखाएं वो चैनल तो काफी हेल्प मिलेगी सर। तो हाँ, देखिए इस तरीके से ये टेलीग्राम चैनल है, प्रीमियम टेक्नो फंडा कॉल्स बाय एसएमसी, और इसके अंदर हम लोग जी, स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक डिलीवरी ट्रेड्स, ये दो प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे कि आज की बात करें तो आज की मार्केट में अभी हम लोगों ने एक ऑलरेडी कॉल चल रहा था ग्रासिम का, जो हम लोगों ने इस लेवल पे रिकमेंड किया था, और आज हमने उसके अंदर प्रॉफिट भी बुक किया। सेकेंडली, ये रिकमेंडेशन देखिए, जैसे हमने HCL का 4700 का कॉल ऑप्शन बाय कराया था 944 पे टाइम स्टैम्प, और 952 पे लगभग स्टॉक का प्राइस आ गया 153 का कॉल ऑप्शन का, तो हम जी, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। इसी वे में हम लोग दिन भर स्टॉक ऑप्शन कॉल देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने HDFC लाइफ का कॉल ऑप्शन बाय कराया 620 की जी, स्ट्राइक का,
और उसके अंदर सर हम ये लोग कॉल तो हमने भी फॉलो किया आज सर। जी, इसमें टारगेट भी हमारा टेस्ट हुआ था। जी जी बिल्कुल सर। जी, तो इस 20 रुपए तरीके के की ऊपर गया ऑप्शन। था सर ये। हाँ जी बिल्कुल, तो ये एक एनालिस्ट का काम रहता है कि पूरी जो बास्केट है मार्केट में उसके पास अवेलेबल, उस बास्केट में से चीजें फिल्टर आउट करनी है कि कौन से स्टॉक के अंदर यहाँ पे मोमेंटम प्ले आ रहा है, प्राइस एक्शन आ रहा है, फिर उस प्राइस एक्शन जी। के बेस पे कौन सा स्ट्राइक सेलेक्ट करना है वो आपको बताया जाता है, किस प्राइस पे आपको एंट्री करना है, किस प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है, वो प्रॉपर वे में आपको गाइड किया जाता है। सर इसमें ये पोजिशनल लिखा हुआ है, जैसे ये शक्ति पंप पोजिशनल लिखा हुआ है, तो बस। इसका मतलब क्या है सर? पोजिशनल मतलब कितने समय, क्या टाइम फ्रेम इसका रहता है? जी देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया दो सेगमेंट के ऊपर हमारा फोकस रहता है। पहला तो ऑप्शंस के ऊपर इंट्राडे, दूसरा हमारा डिलीवरी ट्रेड जिसको हम लोग पोजिशनल कॉल बोलते हैं। पोजिशनल कॉल का हमारे टाइम हॉरिजन नॉर्मली रहता है, वो रहता है 5 से 10 दिन के बीच में। यानी कि आज अगर मैंने कोई ट्रेड लिया तो मैक्सिमम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको 5 से 10 दिन के बीच में उसको ट्रेड। तो इसको स्विंग बोल सकते हैं सर, हाँ स्विंग बिल्कुल, एज स्विंग ए। ट्रेडिंग कह लीजिए, मोमेंटम ट्रेडिंग कह लीजिए, पोजिशनल जी। ट्रेडिंग कह लीजिए, डिलीवरी ट्रेडिंग कह लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, अल्टीमेटली ये आपका डिलीवरी ट्रेड ही है। ओके जी। तो जैसे हम लोगों ने AWL का एक स्टॉक बाय कराया था 198 199 के लगभग, और ये हम लोगों ने बाय कराया था 22 अप्रैल को। ये हम लोगों ने जी पोजीशन ली थी जिसका टारगेट आज टेस्ट हुआ। यानी कि समय जरूर लिया स्टॉक ने, लेकिन जब समय लेने के बाद स्टॉक चला तो लगभग 10% तक का रिटर्न हमें देके गया। जी। बट कभी कभी ऐसा भी होता है जितेंद्र जी, जैसे शक्ति पंप का अगर मैं एग्जांपल लूं, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट आपको बहुत अच्छे तरीके से फेवर करती है। तो जब हम लोगों ने जी। सुबह 11:45 के लगभग शक्ति पंप पे एक रिकमेंडेशन दिया था, मार्केट आज फेवर कर रहा था, तो स्टॉक ने हमें इंट्राडे में ही अच्छा मूव दे दिया। अच्छा, इंट्राडे मतलब में ही हम आपने लोगों जो ने सर पोजिशनल कॉल दिया था उसका जी, टारगेट आज ही अचीव हो गया? टारगेट नहीं, लेकिन हमें मतलब जब चार भी, पांच परसेंट हाँ दिन में जब भी हमें 3% से ज्यादा का मूव मिलता है इंट्राडे बेसिस पे, क्योंकि इंट्राडे जी बेसिस पे क्या रहता है कि अगर आपको 2.5 से 3% का भी मूव मिल रहा है तो आपकी ब्रोकरेज कम लगती है। बिल्कुल जी। तो जब हमें और ढाई से सर तीन अपने परसेंट का, कैपिटल का अगर सर 3 से 4% भी रिटर्न अगर हम सेम डे में निकाल रहे हैं तो सर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, और देखिए सारे गेम मोमेंटम की है, सारी गेम जी डिलीवरी उसकी है कि प्राइस एक्शन की है। किस बिल्कुल। स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन आ रहा है, ये इस तरीके से रेडीमेड आपको ट्रेड्स इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो सेम वे में जैसे शक्ति पंप मैंने बताया, उसी तरीके से अलग अलग हम अब हमें मैक्सडॉक के एक ऑप्शन ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। मैक्सडॉक में हम लोगों ने 99 के लगभग एक कॉल ऑप्शन बाय कराई थी, जो कि हम लोगों ने 111 के रुपए के लगभग प्रॉफिट भी जी बुक कर दिया। जी तो अगर देखा जाए तो इस तरीके के मोमेंटम एक एनालिस्ट के लिए थोड़ा सा आसान है, एक नॉर्मल लेमैन के कंपैरेटिवली, जो कि मार्केट को एनालाइज करने में ज्यादा टाइम समय व्यतीत करेगा। जैसे बहुत सारे लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, जी लेकिन उनको मतलब स्टॉक इक्विटी में, इंट्राडे वाले हैं इंडेक्स वाले, वो इक्विटी में नहीं शिफ्ट होते। देखिए, यहाँ पे जितेंद्र जी आपने बात करी थी कि किस तरीके से पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो देखिए, चाहे तो आप इन्वेस्टर हैं चाहे तो आप ट्रेडर हैं, आपको जी सबसे पहले ये समझना है कि आपको सारा पैसा एक ही जगह पे कभी भी नहीं लगाना। जी जैसे कि हम लोग सारा पैसा एक ही अकाउंट में रखते हैं, अलग अलग कुछ FD में रखते हैं, कुछ PPF में रखते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट में रखते हैं। तो इसी जी तरीके से जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो सारा पैसा आप एक ही जगह पर मत लगाइए। अब कुछ ट्रेडर्स हैं जो इंडेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा फोकस रखते हैं। तो जी। इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है अगर आपके पास 20-30 हजार रुपए का भी कैपिटल है तो आप इजीली एक एक लॉट में तो काम कर ही सकते हो। राइट सर। बाकी बचे हुए पैसे को, अगर आपका टोटल कैपिटल है मान लीजिए 1 लाख रुपए का, तो 25-30 हजार में आपका एक एक लॉट में इंडेक्स में ट्रेडिंग हो जाएगा, और बचे हुए पैसे को आप डाइवर्सिफाई करो डिलीवरी ट्रेड्स के जी। क्योंकि सर जो स्टॉक होता है उसमें इतनी वोलेटिलिटी एकदम से नहीं आती, और जो लिए। इंडेक्स में करते हैं उसमें हाई रिस्क रहता है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक ऑप्शंस थोड़ा सेफ आप मान के चल सकते हैं कि स्टॉक एकदम ऑप्शंस से या डिलीवरी ट्रेड्स डिलीवरी। जी थोड़ा सा सेफ बेट इसीलिए भी कह सकते हैं क्योंकि निफ्टी की वॉलिटिलिटी और एक स्टॉक की वॉलिटिलिटी में काफी फर्क है। जी निफ्टी में जब हम ट्रेड मारते हैं ATM ऑप्शन या फिर ITM ऑप्शन में, उसमें फ्लक्चुएशन इतनी जल्दी होती है कि आपको मार्केट रुकने ही नहीं देती ज्यादा देर। जी जी प्रॉफिट आया तो फटाफट बुक करो, लॉस आया तो भी फटाफट बुक करो। जी स्टॉक ऑप्शन में क्योंकि वॉलिटिलिटी थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है इंडेक्स के मुकाबले, और डिलीवरी ट्रेड्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो एक सुकून वाला काम है, जी बिना स्ट्रेस का, बिना टेंशन वाला काम है। मैंने जी आज ट्रेड लिया, मुझे पता है 4 से 5 दिन में स्टॉक चलना चाहिए, और अगर फेवर में आ गया तो आपको 5 से 6% का रिटर्न इजीली दे के जाता है, जी। अगर आप अच्छे सर मोमेंटम अच्छे स्टॉक के अंदर बैठे हैं। सर जैसे अगर पोजिशनल कोई बार करना चाह रहे हैं, जैसे ये पोजिशनल कॉल है, तो उसके लिए सर मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी, मतलब कितना हो तो प्रॉपर काम कर सकते हैं सर? देखिए, लगभग 1 लाख का कैपिटल आपका होना चाहिए। 1 लाख का कैपिटल होना 1 लाख का चाहिए। कैपिटल है तो आप मान लीजिए अगर एक बार में मेरी 3 रिकमेंडेशंस भी ओपन होती हैं एट वन टाइम, तो आप जी 25-25-25 हजार तीनों में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका फिर भी 75 हजार का कैपिटल यूज होता है, और 25 हजार को आप इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए या फिर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो जी 1 लाख का कैपिटल तो बेयर मिनिमम आपको रखना पड़ेगा अगर डिलीवरी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो जी। तभी आपको कुछ दोस्तों, लगेगा कि हाँ कुछ रिटर्न भी निकल के आ जी रहा है। दोस्तों, मैं ये जो सर की कम्युनिटी की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर यहाँ पे आप विजिट करना चाहते हैं, सर की कम्युनिटी को देखना चाहते हैं, तो वहां से जाके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस समय अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो नंबर भी डला रहता है, आप कॉल करके भी सपोर्ट ले सकते हैं, या उस समय आपको जो भी प्रॉब्लम
हमारी है तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा बेसिक एक डिफरेंस बताना चाह रहा था आपके व्यूअर्स को मैं, जितेंद्र जी, जी कि ऑटो जी टेंडर हमारा प्योरली सेल्फ रिसर्च एक टूल है कि जहां पे आप खुद से रिसर्च करके डिसीजन लेते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो ये प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरीके से रेडीमेड चीज मिलती है, यानी कि रेडीमेड आपको ट्रेड मिलता है, जी रिकमेंडेशन मिलती है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। दूसरा एक डिफरेंस आपको बताता हूं, जहां पे ऑटो ट्रेंडर के अंदर मान लीजिए किसी को कैश सेगमेंट में ट्रेड करना है, कोई ऐसा स्टॉक जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अवेलेबल ही नहीं है, जी सिर्फ कैश सेगमेंट में, जैसे एक शक्ति पंप का मैंने आपको एग्जांपल दिया स्क्रीन पे। जी तो जी शक्ति पंप ऐसा स्टॉक है जो आपका एफ एंड ओ सेगमेंट में नहीं है, जी। लेकिन कैश सेगमेंट में है। अगर आप ऑटो ट्रेंडर में इस स्टॉक को ढूंढने जाएंगे तो आपको वो स्टॉक नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब ऑटो टेंडर में केवल वही स्टॉक हैं जो एफ&ओ में एफ है। एंड ओ में लिस्टेड है, एग्जैक्टली। तो एफ एंड ओके। ओ में जितने भी स्टॉक लिस्टेड है वो उन्हीं के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हर तरीके की ऑप्शन मिलेगी। एफ एंड ओ ऑप्शन भी हैं, यानी कि एफ एंड ओ जी में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो भी हैं, साथ के साथ जो कैश सेगमेंट्स में डिलीवरी ट्रेड्स हैं वो भी अवेलेबल। एक चीज जाने से पहले व्यूवर्स को आपकी ओर दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस तरीके की जब हम लोग ट्रेड्स देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यूवर्स का ये भी क्वेश्चन रहेगा आपसे कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है स्टॉक के अंदर या इस तरीके की सर्विसेज के अंदर। तो ये देखिए, जी ये हम लोग इस तरीके से एक अपनी परफॉर्मेंस शीट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हर हफ्ते और हर जी महीने भी। यानी कि मंडे के मंडे जी भी आपको हम लोग देंगे कि पूरे हफ्ते की क्या गतिविधि रही, क्या हमने कमाया, क्या हमने लॉस दिया। और पूरे महीने के एंड पे हम लोग एक एक इस तरीके की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पब्लिश करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। जैसे कि अप्रैल मंथ की अगर हम बात करें तो अप्रैल मंथ की ये समरी हम लोगों ने दी थी। ये है आपकी स्टॉक ऑप्शंस की, और ये है हमारी इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेड्स की हमारी एक्यूरेसी, जो कि लास्ट मंथ बहुत अच्छा रहा हमारा। मार्केट ने काफी नाइन्टी अच्छा वन फेवर। पॉइंट फोर नाइन परसेंट सर। जी, तो इसमें लगभग हम लोगों ने 47 ट्रेड्स दिए थे पूरे महीने में, और जी जी 47 में से सिर्फ 4 ट्रेड्स ऐसे थे जो कि हमें स्टॉप लॉस ट्रिगर करना पड़ा या फिर हमें लॉस बुक करना पड़ा। बट उसमें अगर हम बात करें तो 91% से ज्यादा ट्रेड्स ऐसे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग इसको ऑडिट पर्पस के लिए या फिर क्रॉस चेक करने के पर्पस के लिए हम लोग प्रॉपर टाइम स्टैम्प के साथ देते हैं कि किस दिन किस समय पे हमने ट्रेड लिया था। यानी कि अगर जी आज है 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल 10:50 पे ट्रेड लिया था। तो अगर कोई क्लाइंट जाके उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहता है कि 1 अप्रैल को 10:50 पे क्या ये भाव आया था कि नहीं आया था, वो इजीली जाके इसको चेक भी कर सकता है। मतलब पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहता ट्रांसपेरेंसी, है सर कि कितने प्राइस से हमने एंट्री लिया, टाइमिंग क्या थी, टारगेट कब आया, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहती प्योरली ट्रांसपेरेंसी हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपको मैं दिखाऊं तो हम लोगों ने टाइम स्टैम्प भी प्रोवाइड किया है। है। जैसे ये एक जी ट्रेड था, 9:52 पे हम लोगों ने एंट्री ली थी 1 अप्रैल को, और हम लोगों ने एग्जिट लिया था 2 अप्रैल को अगले दिन 11:54 पे 382 के भाव पे, 382 के भाव पे। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे आप जाके आराम से देख सकते हो कि वो टाइम स्टैम्प के साथ मैच करके किस दिन एंट्री हुई किस दिन एग्जिट हुई। तो जी 47 में से अगर 43 ट्रेड्स भी आपके फेवर में आ रहे हैं तो मुझे जी। लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा आपको सोचना नहीं, चाहिए। बहुत सर, 91% एक्यूरेसी निकाल पाना बहुत बड़ी बात होती है सर, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि अगर काफी अच्छी रिसर्च करते लोग तो 70 65 70 75 के रेंज में ही जी, रह जाती देखिए, है, कभी बट कभी काफी। ऐसा नहीं है कि ये अच्छी चीज थी इसलिए मैंने हाईलाइट की। कभी कभी दिन खराब भी होते हैं, महीने खराब भी होते हैं, मार्केट फेवर नहीं होती है, तो कभी कभी हमारी भी हिट मिलता है हमें हिट जी रेशियो पे। बट अगेन हमारी कोशिश यही रहती है कि 70-75% से ऊपर की हिट रेशियो कंटिन्यू मेंटेन रखें, और वो चीज हम लोग मेंटेन करते हैं। और कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं होगी तो हम लोग अपना हाथ रोक देते हैं। हाथ रोकने का मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स हम लोग कम कर देते हैं, यानी कि ज्यादा ट्रेड देने से बेटर है हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, क्वांटिटी के ऊपर ना करें। तो हमारा मेन ये फोकस बहुत अच्छी क्वालिटी के बात है ऊपर सर, ज्यादा है। अगर इससे, क्योंकि अगर क्वालिटी रहेगी तो लोग पैसा लगाएंगे। अगर उनको, सबसे बड़ी बात होती है सर कि अगर पैसा हम लगा रहे हैं, हमें जी, अर्निंग थोड़ी भी हो लेकिन अर्निंग होना, तो वहां पे मतलब पॉजिटिव एक माहौल बनता है। और बिल्कुल अगर बिल्कुल मैक्सिमम कॉल नुकसान में जाते हैं तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है सर वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा जी यही एक मोटिव रहता है अपने क्लाइंट्स को और अपने सब्सक्राइबर्स को लेके कि देखिए, वर्ड ऑफ माउथ से ही पब्लिसिटी होती है जी या फिर बदनामी होती है। तो अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है और मैं एक अच्छी क्वालिटी के साथ अपने क्लाइंट्स को रिटेन कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो मुझे जी लगता है कि मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होती चीजों को हैंडल करना। बट कभी जी कभी हमें सेटबैक्स मिलते हैं तो हम लोग उससे लर्न भी करते हैं। जी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सर की जो कम्युनिटी की लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर की लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है, वहाँ पे आप विजिट करके एक बार जानकारी ले सकते हैं कि क्या है, कैसे आपको यहाँ पे वर्किंग वगैरह रहती है। सर, जैसे मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, आप बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद ट्रेडर को क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए सर? देखिए, यहाँ पे अप्रोच हमारी दो तरीके से रहती है। कभी भी मार्केट में एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर तो आप इंडेक्स ट्रेडर हैं, हम्म। अगर तो आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो उस दिन हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा मार्केट में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी को यूज करिए। मान लीजिए कि निफ्टी कल 250 पॉइंट प्लस में खुलती है, 250 पॉइंट माइनस में खुलती है, जी तो वो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा होती है।
तो उसके जी लिए आपको प्रिसाइज एंट्री बहुत जरूरी है, प्रिसाइज एक्सिट बहुत जरूरी है। तो कभी भी आप ये मान के चलिए विक्स जिसको हम लोग इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी कहते हैं, जी कभी भी मेरा ये थंब रूल मैंने बना रखा है, कभी भी उस 17, 18, 16 इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो उस केस जी में क्या होता है, महंगे प्रीमियम्स लेने का नुकसान क्या होता है कि कभी भी विक्स थोड़ी सी भी गिरी तो प्रीमियम एकदम टूट जाता है। जी तो मैंने एक थंब रूल बना रखा है कि कभी भी विक्स मेरा 17 या 18 के लगभग ट्रेड कर रहा है तो उस दिन मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग थोड़ा अवॉइड करके चलता हूँ, यानी कि जी शार्प गैप अप और शार्प गैप डाउन वाले दिन आपको अवॉइड करना चाहिए ऑप्शंस में ट्रेड। सर, जैसे मार्केट में क्या हो रहा है कि अभी मैंने देखा कि जैसे बीच में हम एंट्री लेते हैं। जैसे जी हम मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो आइडेंटिफाई कर लिया। तो जी मुझे सपोर्ट पे एंट्री और रेजिस्टेंस पे जो है वो सेल करना चाहिए, या बीच में भी हम एंट्री ले सकते हैं? बड़ा मूव कहाँ पे मिलता है सर? मार्केट में बड़े मूव कैसे कैप्चर करें सर? देखिए, बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए आपको ऑटो टेंडर बहुत हेल्प करेगा। जी जैसे कि मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया था, जो मनी फ्लो का था, जब दो जी स्ट्राइक्स में पैसा निकल रहा है, दो स्ट्राइक्स में पैसा आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट का एक इंडिकेशन होता है। उस दिन जी आपको बड़ा मूव कभी भी नहीं मिलेगा। बड़ा जी मूव आपको तब मिलेगा जब चारों स्ट्राइक्स के अंदर पैसा पॉजिटिव होगा या चारों स्ट्राइक्स में पैसा नेगेटिव होगा, यानी कि जी मार्केट एक डायरेक्शंस की तरफ चलेगी। जी जब मार्केट डायरेक्शन पकड़ती है तभी पैसा आता है। और दूसरी जी बात करते हैं कि स्ट्राइक किस तरीके से सेलेक्ट करनी चाहिए। देखिए, जी सबसे बड़ा और सबसे कठिन सवाल यही रहता है ट्रेडर्स के पास कि मैं क्या एटीएम में ट्रेड करूं या ओटीएम में करूं या आईटीएम में करूं। जी आईटीएम में ट्रेड करने का मतलब हुआ कि सिंपल वे में आप निफ्टी फ्यूचर्स को ही एक तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जी जैसे जैसे निफ्टी का भाव ऊपर नीचे होगा, कॉल ऑप्शन का भाव भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे होगा, क्योंकि उसका डेल्टा लगभग बराबर का होगा। जी जी लेकिन अगर आप ओटीएम में जाते हो, डीप ओटीएम में जाते हैं, तो आपका पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि मान लीजिए अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,000 पे, जी आपको डेटा आपने एनालाइज करा, सब कुछ एनालाइज किया, आपको सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा, अब आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। जी लेकिन गलती आपने करी कि आप डीप ओटीएम ऑप्शन लेके बैठ गए, यानी कि 24,600, 24,700, यानी कि जी मोटा मोटा 24,500 के ऊपर की स्ट्राइक आपने कोई सी भी बाय कर ली, जी जिसमें डेल्टा वैल्यू बहुत कम होती है। तो जी कभी भी बड़े मूव को कैप्चर करना है तो सबसे पहले तो आपको एनालिसिस के ऊपर अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो एनालाइज मैंने किया बिल्कुल सही किया, मार्केट में तेजी आनी चाहिए सिंपल ऑटो टेंडर को फॉलो करके। जी दूसरा, मेरे को स्ट्राइक सही सेलेक्ट करनी है जिसमें डेल्टा मेरा ज्यादा, मतलब कि डेल्टा मेरा 0.45 या 0.40 का तो मिनिमम हो, या 0.50 का मिनिमम हो, यानी अगर कि निफ्टी पॉइंट 50 फाइव पॉइंट जीरो का भागे, रहता है तो 100 पॉइंट अगर निफ्टी मूव करते हैं तो 50 पॉइंट। 50 पॉइंट मेरा ऑप्शन मूव करेगी। और ऑप्शन जी का जी गेम तो मैं कहता हूँ मोटा मोटा 15-20 पॉइंट का, 20 पॉइंट भी अगर आपको आते हैं तो मोर देन इनफ है ऑप्शन में, जी जी खासकर ओटीएम। सर, अभी जैसे मार्केट खुलता है सर, और खुलते से ही मैं देखता हूँ कि एकदम से फ्लक्चुएशन आता है। तो जी क्या मार्केट ओपन होते से ही हमें ट्रेड करना चाहिए, या कुछ समय तक हमें वेट करना चाहिए सर? नहीं, हमें एकदम ओपन करते ही ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए, मार्केट में तीन तरीके की सेंटिमेंट्स होते हैं। पहला आधा घंटा और आखिरी का आधा घंटा, ये होती है मार्केट की नॉइज। नॉइज हम लोग कहते हैं मार्केट में जब शोर होता है, शोर से हमें बचना है। नॉइज का मतलब हुआ कि पहले आधे घंटे में पोजीशंस बनती हैं, पोजीशंस कटती हैं, और जी कई पोजीशंस जो होती है पिछले दिन की होती हैं। तो हम लोग जी उसको गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि शायद फ्रेश पोजीशंस है। लेकिन ये जी मान के चले कि पहला आधा घंटा और आखिरी आधा घंटा तो हमें बिल्कुल ऑप्शन में ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। जी हमें ट्रेड कब लेना है? 9:15 बाजार खुलता है, जब मार्केट में फ्रेश पोजीशंस बननी शुरू होती हैं। फ्रेश पोजीशंस जी बननी शुरू होती हैं 10 बजे के बाद। ओके। कभी भी मार्केट को एनालाइज करना है तो आधा पौना घंटा आप आराम से सुकून से बैठिए, नाश्ता करिए, चाय पीजिए, मार्केट को सिर्फ जी देखिए। जी एनालाइज करना शुरू करिए 10 बजे के बाद, जब एक्चुअल पोजीशन या एक्चुअल पैसा मार्केट में आना शुरू होता है, जब मार्केट से जी शोर निकल जाता है। जी तो 10 बजे के बाद जब भी आप एनालिसिस करते हैं, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी वैसे ही बढ़ जाती है। ओके। और जब भी आप मतलब सवा नौ बिगनर से सर, 10 सबसे के मैं बीच, सबसे बड़ी गलती यही देखता हूँ सर कि बिगनर क्या होता है, जैसे ही मार्केट खुलता है 9:15 पे ना, वो देखता है कि एक कैंडल ऊपर गई, दूसरी नीचे आई, और वहीं पे मतलब वो चालू हो जाता है। और पता उसको क्या चला कहते हैं? जब जब मार्केट ट्रेंड पकड़ने से पहले ही वो मार्केट से बाहर हो जाता है। क्योंकि ट्रेंड तो वो 10 के बाद पकड़ा, लेकिन वो 10 के पहले तो नुकसान करके बैठ गया, दोनों साइड कॉल कॉल खरीदा, पुट खरीदा, ऊपर नीचे करके वो हो जितेंद्र जी, जाता है उसको उसका। हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फोमो ट्रेडिंग। जी जी फोमो ट्रेडिंग होता है बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग जी आउट एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है एक इंसान में, जिसमें उसको ये लगता है कि सारी दुनिया ने कमा लिया, मैं पीछे कैसे रह गया। हाँ, मतलब वो मूव निकल गया, उनको लग रहा है कि बहुत चीजें मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है। देखिए, 7-8 घंटे की मार्केट है। सात जी घंटे की मार्केट में आपको एक अपॉर्चुनिटी या दो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और जी जरूरी नहीं है कि वो आपको पहले पौने घंटे में ही मिलेगी। सर, दस बजे मार्केट से में जी जी दस कंप्लीट बजे करें। से 2:30 बजे के तक के बीच में आपको दो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी। जी, तो और 2:30 के बाद फिर सर ट्रेड अवॉइड करना है या कर सकते बिल्कुल, हैं? ऑप्शन ट्रेडर तो बिल्कुल अवॉइड करो। 2:30 के बाद क्या होगा, एक्सपायरी वाले दिन खासकर मैं आपको बता दूं जितेंद्र जी, आपके व्यूअर्स को, जी एक्सपायरी वाले दिन खासकर 2:30 बजे के बाद या तो बड़ा मूव आएगा या तो ऑप्शन की वैल्यू इरोड हो जाती है। और ओके। लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं बड़ा मूव पकड़ने की, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कम होती है।
10 में जी से आप कभी कोशिश देखिएगा एनालाइज करके, 10 में से 3 बार ऐसा होता है कि बड़े मूव आते हैं, 7 जी बार ऐसा होता है कि मार्केट रेंज में खत्म हो जाती है, ऊपर की कॉल और नीचे की पुट दोनों गल जाती है जी और ऑप्शन बायर खरीद खरीद के खत्म हो जाती बिल्कुल सर, ये समझ में आ गया सर। ये मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं सर, उनके लिए यह काफी इससे हेल्प मिलेगी। मैं है। चाहूंगा सर कि एक आप अपने साइड से टिप दीजिए जो कि हमारे व्यूवर्स फॉलो करें और उससे वो मार्केट में कंटिन्यू मतलब सस्टेन कर सके। सर हो क्या रहा है कि लोग आ रहे हैं, ट्रेडिंग चालू तो कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट से वो निगेटिव हो रहे हैं सर। तो एक आप कोई ऐसी टिप दीजिए ताकि लोग मतलब सस्टेन कर पाए सर मार्केट में। देखिए, मेरी टिप यही रहेगी, मेरा ये मानना है जो पिछले 15-20 साल में मैंने स्टॉक मार्केट से सीखा है, स्टॉक मार्केट जो है वो स्ट्रेटजी के लिए नहीं है। स्टॉक जी मार्केट आपके एनालिसिस के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप कुछ भी स्ट्रेटजी लगा लो, कोई भी एनालिसिस कर लो, आप कितने भी अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन जाओ, कितने भी अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाओ, कितने भी अच्छे मेंटोर बन जाओ, आप तब जी सस्टेन कर पाओगे जब आप मेंटली स्ट्रांग होगे। जी क्योंकि मेरा ये मानना है, ट्रेडिंग है ना, 80% जी ट्रेडिंग आपके दिमाग से, आपकी मेंटेलिटी से होती है। और जी 20% जो चीज काम करती है मार्केट में, वो होती है आपकी स्ट्रेटेजीज, आपकी लर्निंग और आपके इंडिकेटर्स और आपकी स्टडीज। तो जी 80% ऑफ द टाइम आपको साइकोलॉजिकली पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठना है टर्मिनल पे। कभी भी आप नेगेटिव माइंडसेट से मत बैठो, कभी भी मार्केट से रिवेंज लेने की, यानी कि बदला लेने की कोशिश मत करो। मैंने कई बार ट्रेडर्स को देखा है कि एक ट्रेड में लॉस लगा, दो में लगा, तो वो तीसरे ट्रेड में पोजीशंस बढ़ा देते हैं कि मैं अपने मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर कि ओवर ट्रेडिंग से बचना ओवर चाहिए ट्रेडिंग से या बचना है। एक में लॉस हो जाता है तो हम उसको सेम डे में कवर करने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में और हम फंसते वहां पे फंसते जाते हैं और लॉस और बढ़ता जाता है। बिल्कुल, ये भी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑप्शंस में अगर आप फंस गए हो, आपकी पोजीशन नेगेटिव है, तो कभी भी उसको एवरेज आउट मत करो। राइट सर। यानी कि आपने कोई ऑप्शन खरीदा, कॉल स्ट्राइक खरीदा या पुट स्ट्राइक खरीदा और आपकी वो लॉस दे रही है आपको, तो आप उसको एवरेज कभी भी मत करो। आप एवरेज करते जाओगे, मार्केट पैसा खाती जाएगी। जी तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे ट्रेडर्स लैक करते हैं, और जो मैं डे टू डे कन्वर्सेशन करता हूँ तो मुझे लगता है जहां पे कमी आती है, लॉस जी देते हैं इसीलिए देते हैं ये छोटी छोटी गलतियां करके। तो इन छोटी छोटी गलतियों पे वर्क करिए, माइंडसेट पे वर्क करिए, पॉजिटिव वे में रहिए, पॉजिटिव वे से अप्रोच करिए, लॉस मिनिमम करिए, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। ये कुछ चीजों को आप ऊपर वर्क करो तो मार्केट में आप बिल्कुल बने रहो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मतलब जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस है आप कंप्लीटली वो शेयर किया सर आपने, और इससे मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपने मार्केट के सभी एंगल को कवर किया। मतलब ऐसा नहीं था आपका पार्ट टेक्निकल था, लेकिन आपने फंडामेंटल से लेके टेक्निकल और उसके साथ साथ साइकोलॉजी के साथ आपने सारी चीजों को कंपेयर किया सर। तो मतलब यह जो सेशन था मेरे हिसाब से बहुत ही वंडरफुल सेशन था। और मैं अपने दर्शक को बोलना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, क्योंकि आज ऐसा होता है कि एक सेशन में हम सारी चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे, और अगर हम कवर करने की भी कोशिश करेंगे तो फिर वो आपके माइंड पे नहीं उतर पाएगा। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना करेंगे कि अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि सर यहाँ पे डिस्कशन करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं सर को बोल पाऊंगा कि आपके सेशंस की कितनी ज्यादा डिमांड आ रही है और इस टॉपिक पे हमारे दर्शक फिर से सेशन चाह रहे हैं, तो मैं सर को बोल पाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें जी। बहुत सर बहुत धन्यवाद आपको जितेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। आपको हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत और बहुत मैं शुक्रिया। चाहूंगा थैंक सर कि यू। फिर से आप एक समय निकालें, भले ही 15 मिनट 20 मिनट का ही समय रहे, लेकिन एक दो टॉपिक अगर 2-3 बार हम छोटे छोटे सेशन करते हैं तो उससे काफी डाउट क्लियर हो सकते हैं जो हमारे दर्शक हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी, मैं भी खुद चाहूंगा आपके चैनल पे आऊं, फिर से आपके जी व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, और जो छोटी छोटी गलतियां ट्रेडर्स करते हैं उनसे कहीं ना कहीं कोशिश करूं कि बच सके और मार्केट में टिक सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। साथ में आप दोस्तों यहाँ पे कमेंट करके अगले टॉपिक के लिए भी हमें बताएं ताकि मैं यहाँ पे सर को आमंत्रित कर सकूं। दोस्तों यहाँ पे आज जो भी चीजें हमने डिस्कशन किया यह टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे हमारे द्वारा कोई भी चीज का आपको बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। हमारा टोटल जो उद्देश्य है वो यह है कि हम आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाएं, आपकी जो साइकोलॉजी है उसमें परिवर्तन आए, आप ट्रेडिंग जो माइंडसेट है वो कैसे बदले। तो यहाँ पे जो भी चीजें सिखाया है सर के माध्यम से, जो भी चीजें आपको बताई गई, यह टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी चीजें बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। दोस्तों इसी तरह के मार्केट अपडेट एंड सपोर्ट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग टेक को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।